हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो कि रियल लाइफ में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो आखिरकार अपन जो रियल लाइफ में देखते हैं तो ऐसे थोड़ी देखते हैं कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है इतना। हम लोग मैक्सिमम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ही देखते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, देखो ये कैलकुलेटर है। ये सब देखो, ये सब रिजिड बॉडी है। अब इन सब के ऊपर हमें बात करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार सबसे पहले हम समझेंगे कि रिजिड बॉडी क्या होती है। सेंटर ऑफ मास मैंने एक अलग ही स्टाइल में, अलग ही तरीके, अपने तरीके से बताया। वो सेंटर ऑफ मास बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब हम बात करते हैं रिजिड बॉडी के बारे में। आखिरकार ये रिजिड बॉडी क्या होती है। देखो, अगर इंग्लिश में डिक्शनरी अगर थोड़ी देखने जाओ तो मीनिंग देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब होता है कठोर, हार्ड। तो आखिरकार इसी से कुछ ना कुछ मिलकर ऐसा डेफिनेशन बनेगी जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि रिजिड बॉडी वो बॉडी कहलाती है, वो बॉडी रिजिड बॉडी कहलाती है जिसके शेप एंड साइज में कोई भी चेंज ना आए। किसमें? शेप में एंड साइज में कोई भी चेंज नहीं आए, चाहे तुम कितना भी फोर्स अप्लाई इस पे कर लो। जैसे देखो, हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक कैप है। तो अगर मान लो इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, तो इसके शेप एंड साइज में चेंज नहीं आना चाहिए, लेकिन इसके शेप एंड साइज में चेंज आ रहा है, इसलिए रिजिड बॉडी ये नहीं है। इतनी सिंपल तुम्हें डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि रिजिड बॉडी क्या कहलाती है। डेफिनेशन लिखवाएंगे, घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि आखिरकार स्कूल में कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ता है एग्जाम में, तो वो लिखवाएंगे उसके हिसाब से नहीं। पहले 11th स्टैंडर्ड हो गया, 11th क्लास में हो, तो तुम्हें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो जिस पे गौर करना चाहिए वो है समझना। अगर कोई चीज़ समझ में आ गई ना, तुम उसकी डेफिनेशन पलक झपकते लिख दोगे। क्योंकि अगर तुम 11th क्लास तक आ गए हो तो तुम्हें ऐसा थोड़ी कि इंग्लिश नहीं आती है, कुछ नहीं आता, डायरेक्ट 11th क्लास में टपक आए हो। ऐसा तो नहीं, मतलब तुम्हें सब कुछ आता है। बस एक वो तरीका होना चाहिए तुम्हें बताने का कि हाँ, एक कोई सी चीज़ कितनी आसान है। और मेरा हमेशा एक कोशिश रहता है, जब मैं पढ़ता था और अब मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरी एक ही कोशिश रहती है कि हर चीज़ बहुत आसान बनाई जाए। जितनी आसान बनाई जाए उतना सही, क्योंकि पढ़ाई कोई कठिन नहीं है, कठिन बनाई गई है, बहुत आसान है। क्योंकि जो नेचर है वही देख के हम लोगों ने पढ़ाई बनाई है, तो काफ़ी आसान है। जो भी हमने समझा था उसी को हमने सिंपल सा लैंग्वेज में लिख दिया, और कोई कठिन वाली बात नहीं है। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन हो गई। कई कई जगह तुम्हें रिजिड बॉडी की एक डेफिनेशन और मिलेगी कि उसके जो सिस्टम है, जैसे मान लो जो बॉडी है उसके पार्टिकल्स की पोजीशन में चेंजेस नहीं आने चाहिए, क्योंकि जो पार्टिकल्स की पोजीशन है वो नॉट चेंज, मतलब उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। उस बॉडी को भी हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। मतलब घुमा फिरा के बात एक ही है कि अगर देखो शेप एंड साइज चेंज होगा तो अगर उसके पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज हो तो शेप एंड साइज चेंज होगा, शेप एंड साइज चेंज हो तो पोजीशन चेंज होगी। बात एक ही सी है। लेकिन वैसे मैं बता दूं कि आइडियली ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है, मतलब रियल लाइफ में ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो रिजिड हो। क्योंकि कोई कैसी भी बॉडी हो, उस पर अगर तुम फोर्स की अमाउंट बढ़ाते जाओगे, जैसे फोर्स है उसकी अगर तुम अमाउंट इंक्रीज़ करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा, चाहे कोई भी बॉडी हो। तो रियल में ऐसी कोई भी बॉडी नहीं होती जो रिजिड, परफेक्टली रिजिड कुछ नहीं होता है। और तुम तो सब जानते हो कि आइडियल तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो परफेक्टली रिजिड कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ बॉडी है, जैसे हम लोग स्टील, इन सब को लेते हैं, थोड़ा इसको हम रिजिड में कंसीडर करते हैं। तो अब बात करते हैं रिजिड के बारे में। हम समझ चुके हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है। अब मेन बात है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी। तो यहाँ कुछ रिजिड जो यूनिफॉर्मली हैं, जैसे देखो हर बॉडी रिजिड, जैसे अब इसका भी सेंटर, ये बॉडी है, इसके पास मास है, तो कुछ ना कुछ तो सेंटर ऑफ मास भी होगा। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, जैसे अगर ये बुक है, देखो ये बुक है, तो इस बुक का भी कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आयरन का एक पीस है तो इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा, लेकिन उसके बारे में हम लोग थोड़े थोड़े एक ढेर अच्छा सा क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे देखो, लिख समझते जाना। जैसे जो रॉड होती है ना, यूनिफॉर्म रॉड होनी चाहिए, उसका जो सेंटर ऑफ मास मतलब जो पॉइंट होता है वो सेंटर में होता है। देखो, जो सेंटर ऑफ मास, जो CM जैसे वो थोड़ा फील करने में दिक्कत होती है, मैं जानता हूँ। जब भी सेंटर ऑफ मास की बात आए तो एक पॉइंट के बारे में सोचा करो। तो एक पॉइंट है, इसका पॉइंट बिल्कुल सेंटर में होता है। जो रिंग होती है ना, जैसे चूड़ी हुई, कंगन हुए, सब हुए, इनका सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है। क्योंकि
हमेशा दिमाग में सेट नहीं करना है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हमेशा बॉडी के ही अंदर होता है। ज़रूरी नहीं कि बॉडी के अंदर हो, जो सेंटर ऑफ मास होता है बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है। जैसे देखो ये सेंटर ऑफ मास इनसाइड है लेकिन ये बॉडी के आउटसाइड, मतलब ये इतनी देर रिंग होती है, यहाँ तो मास है लेकिन सेंटर ऑफ मास यहाँ आता है। जैसे मान लो कोई डिस्क होती है, जैसे मान लो थाली मान लो, प्लेट मान लो, तो कितना अच्छा है यार, नेचर में ही सब कुछ देखने को मिल जाता है। उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है। तो देखना का जो ये मान लो ये तुम्हारे घर की प्लेट है, तो अगर किसी को प्लेट हाथ में घुमाना आता हो तो जो बीचों बीच लगाते हैं ना, तब ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, तो वो यही सेंटर ऑफ मास पे घुमा पाते हैं। इतनी सी बात समझ गए हो कि नहीं। अब जैसे देखो कोई रेक्टेंगुलर चीज़ हो, रेक्टेंगुलर लेमिना, जैसे कोई प्लेट मतलब ये हो, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास पता है ऐसा होता है कि इन दोनों ऐसे, इसको और इसको जहाँ एक कट करता है वहाँ इसका क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। मतलब सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ मास का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे अगर मान लो यहाँ से देखोगे तुम, तो जितना मास यहाँ उतना ही मास यहाँ। अगर तुम यहाँ से देखोगे कट करके, तो जितना मास यहाँ है उतना ही मास इस पोर्शन में भी। ये होता है सेंटर ऑफ मास का मतलब। तो अगर बहुत सिंपल से पता करना हो तो देखो सुनो, जैसे अगर मान लो इसकी लेंथ L है तो इसको हाफ कर दो, तो इसके हाफ पे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के L/2 पे। और अगर ये मान लो B है तो B का हाफ करोगे तो B/2 पे, मतलब यहाँ से और यहाँ से, यहाँ जो पॉइंट मैच कर देगा यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अगर मान लो तुम्हारे पास क्यूबिकल बॉक्स है, क्या है क्यूबिकल बॉक्स, ये तो 3D की बात हो रही, तो रियल लाइफ में होते, जैसे मान लो तुम्हारी कॉपी है, जैसे मान लो ये बुक है, क्या है ये बुक, तो ये बेसिकली क्यूबिकल है, ब्लॉक है कि नहीं। जैसे देखो ये भी है, ये भी है, और इसकी देखना कुछ ना कुछ ये हाइट भी है। तो स्कूल टाइम में तुम लोग, स्कूल में सब लोग हो ही, तो कभी ऐसा हुआ होगा कि हाथ पे क्या मतलब उंगली पे कभी कॉपी घुमाई होगी, तो देखना वो तुम्हारा सेंटर यहीं बीचों बीच आता है। क्यूब ऐसे बनता है कि अगर 3D बनाने जाएँ तो ऐसा ऐसा कुछ ऐसा होता है। तो इस ब्लॉक का जो तुम्हें सेंटर देखने को मिलता है ना, ये वो यही होता है। कि जैसे देखो इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, मतलब ये देखो ये लेंथ हो गई है, ये हाइट हो गई है, ये ब्रेथ हो गई है। मतलब इनका जहाँ भी ये हाफ में मतलब इंटरसेक्ट करता है वो होता है क्या, इनका सेंटर ऑफ मास। नहीं तो सीधी यूनिफॉर्म बॉडी में कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम्हारे सिलेंडर दिया हो, ये देखो याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जो सिलेंडर होता है उसका भी सेंटर ऑफ मास सेंटर होता है, मतलब देखो यहाँ से हाफ करो कट करो, और इसका भी यहाँ कट करो तो कहीं यहीं आ जाता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हो जाता है। अगर स्फीयर, इसको इस पे ज़्यादा क्वेश्चन बना लेते लोग, क्या बना लेते हैं, जैसे अर्थ हुआ, जो चीज़ स्फीयर में होती है, मतलब रसगुल्ला हुआ, गुलाब जामुन, ये सब स्फीयर जो होते हैं। जैसे इस स्फीयर होता है, स्फीयर का जो सेंटर होता है ना, वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। अब इम्पोर्टेंट है क्या, अब देखो सुनो, तुमने क्या जान लिया है, स्फीयर जान लिया है। कई लोगों के दिमाग में खुरापाती दिमाग, तो कुछ लोग कहेंगे सर हेमीस्फीयर के बारे में बता दो कि हेमीस्फीयर का क्या होता है सेंटर ऑफ मास, उसके बारे में बताएं, कोई बड़ी घबराने वाली बात नहीं। देखो सुनो, जैसे मान लो हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर मतलब है कि इसको आधे काट देना। जैसे मान लो यहाँ से हमने कट कर दिया है, इतना याद रखना, ये हेमीस्फीयर मतलब हेमीस्फीयर जानते हो कि अगर स्फीयर को हाफ कट कर दोगे तो हेमीस्फीयर बन जाएगा। देखो अगर तुम यहाँ से देखते हो तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ हो जाएगा, जैसे बोलते हैं 3/8 R। अगर तुम ये रेफरेंस मान के चल रहे हो, कौन सा रेफरेंस मान के चल रहे हो, इस यहाँ से, मतलब सेंटर से 3/8 R पे होता है। जैसे मान लो अगर R की वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं, R की वैल्यू मानते हैं 16, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक है 16 मीटर। कितना है, 16 मीटर। तो जो सेंटर ऑफ मास पता कितना होगा, 3/8 × 16, 6 मीटर पे। इसका मतलब सेंटर से 6 सेंटीमीटर पे, सेंटर से
6 मीटर दूरी से इसका जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का 16 था, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर पे जहाँ आ जाए वो उसका क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। इतनी सी बात हो गई, क्लियर है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कोण, कि कोण के बारे में जान लो। ये देखो सेंटर ऑफ मास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये समझ आ गए। अगर कोई पूछ ले कि हमने चलो यहाँ से मान, अगर पूछ अगर यहाँ से अगर लेके चलेंगे, क्या चलेंगे, अगर ये पूछे कि अगर मान लो यहाँ से है इसका सेंटर ऑफ मास हम कहाँ लेंगे। देखो ये छोटी बात अभी लग रही है, समझ में भी नहीं आ रही होगी, लेकिन आगे इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखो सेंटर ऑफ मास तो यहीं आएगा, लेकिन यहाँ से डिस्टेंस अलग हो जाएगी। पता है यहाँ से पता क्या लेंगे, जैसे r-3/r8, तो यहाँ से जो लेते हैं, जैसे मान लो इसको हमने क्या मानी, रेफरेंस। जैसे इसको रेफरेंस मानोगे तो कुछ ऐसे सेट करोगे नहीं, तो यहाँ जो तुम्हें वैल्यू देखने को मिलती है वो 5r/8, इसको बोलते हैं 5r/8। कुछ नहीं, जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसको ही हमने घुमा के रख दिया है। अभी यहाँ से रेफरेंस मान रहे थे, अब हमने यहाँ से रेफरेंस मानना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से हम लेंगे तो 5r/8 होता है। एक रिजिड बॉडी और लगेगी, क्वेश्चन भी कराएंगे, घबराने वाली बात नहीं, जो तुम दिमाग में सोच रहे हो सब बताएंगे। कि ये रिजिड बॉडी, ये स्फीयर होता है, सॉरी कोन होती है। कोन कौन सी, राइट सर्कुलर कोन। कोन तो कई प्रकार की होती हैं, राइट सर्कुलर कोन की मतलब स्ट्रेट होनी चाहिए। कि देखो सुनो, ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक में 90 डिग्री बनना चाहिए। तो राइट सर्कुलर मतलब ये वाला सर्कुलर होना चाहिए कोन। तो अगर तुम यहाँ से देखते हो तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पे होता है, h/4 दूरी पे। अगर मान लो h की वैल्यू हम मानते हैं 16 है, तो जो सेंटर ऑफ मास पता है बॉटम से कितना जाएगा, 16/4 मतलब 4 मीटर पे, यहाँ 4 मीटर पे। अगर कोई ऐसे बोल दे कि अगर हमने कोण कैसे रख दी, ऐसे कैसे रख दी, ऐसे, तो बोलेंगे अगर बताओ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा। गधों वाला दिमाग नहीं लगाना कि सर h/4, यहाँ से हम h/4 देखें तो यहाँ आ जाएगा, नहीं। अगर तुम्हें ये देखना है तो h - h/4, जब तुम देखोगे तो 3h/4 और 3h/4 यहाँ आएगा। मतलब इन दोनों की पोजीशन सेम रहेगी। जैसे मान लो तुम कोण लो, कैसी भी घुमा रखना, तो सेंटर ऑफ मास यहीं आएगा। तो यहाँ से अगर लोगे रेफरेंस से तो इसी को बोलते हैं 3h/4। ये आसान बात लग रही, लेकिन आगे चल के काफ़ी परेशान करती है, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सब पढ़ते हैं। यहाँ तक अगर जिसे समझ में नहीं आया हो तो वीडियो यहीं पॉज करो, वीडियो रिवर्स करो और जाके पीछे देख लो, क्योंकि अब हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कई जगह देखा होगा, मैं अगर तुम्हारे दिमाग में एक सेट कर देता हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन ये रहता है कि काफ़ी पॉपुलर ये सर्कल है, ये डिस्क है, डिस्क में से हमने इतना पार्ट रिमूव कर दिया तो इतने पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकालो। जैसे ऐसा होता है कि एक सर्कल है, उसमें से इतना सा पार्ट हमने रिमूव कर दिया तो पता इतने से का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कई जगह इस टी टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसका सेंटर ऑफ मास पता लगाओ। कई जगह ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, ये NCERT का क्वेश्चन है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो पॉज करके पूरा देख लो। तो चलो हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम बहुत कुछ समझ सको। देखो हमें टी वाला क्वेश्चन करते हैं, तो उससे पहले चलो देखो क्वेश्चन ये ऐसा है कि हम डायग्राम बनाते हैं, फिर समझ में आएगा। ये रहा सिंपल से तुम्हारे पास क्वेश्चन। देखो इसको ऐसे करना है। हमने बेसिक फिगर पढ़े हैं कि रेक्टेंगल पढ़ा है, क्यूब पढ़ा है, सब पढ़े हैं। हमने कोई टी शेप का कोई नहीं पढ़ा कि टी शेप का अगर कर हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इतना याद भी करने की जरूरत नहीं। जो हमने बेसिक चीज़ पढ़ी है उसी में हम डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस जो हमें ऐसा दिख रहा है तो हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। मतलब एक पोर्शन हम ये बना लेंगे, एक रेक्टेंगल ये निकल आया अपने पास, और एक रेक्टेंगल अपने पास ये निकल आया है। क्या निकला, एक रेक्टेंगल ये निकल आया है। अब इसी दो चीज़ों पे हम वर्क करेंगे। इसका हाफ करोगे तो यहाँ आ जाएगा, इसका हाफ करोगे तो ये 4 पे आएगा, क्योंकि 8 का हाफ 4 होता है। इसको ज्वाइन करो और इसको ज्वाइन करो। इसका मतलब कि अगर इसका हम नाम रख देते हैं फर्स्ट, इसका नाम रख देते हैं हम सेकंड, तो पहले वाले का सेंटर ऑफ मास आ गया है यहाँ। क्या आ गया है यहाँ। ऐसे ही अगर 2 का हाफ करोगे तो 1 आ जाएगा,
और 3 का हाफ करोगे तो 6 का हाफ करोगे 3 आ जाएगा, तो कुछ यहाँ आ जाएगा। अब तुम पूरा फिगर भूल जाओ और हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट आ गए हैं। क्या आ गए हैं? 2 पॉइंट। एक पहला रहा, एक दूसरा रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ये टी शेप था, हमने क्या मान लिया है। अब तुम जानते हो कि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मास की बात करते हैं, कोई भी मास की बात नहीं हुई है। हम जानते हैं कि बॉडी क्या यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका क्या है? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है टी का। तो हम मान लेंगे सिग्मा, ये सिग्मा इसका है, बहुत आसान सा है, मास अपॉन एरिया। क्या है? मास अपॉन एरिया। तो अगर मैं इस फिगर का क्या मास निकालना चाहूँ तो मास क्या होगा? सिग्मा इंटू इसका एरिया। सिग्मा यही रहा, एरिया इसका कितना है? 2 इंटू 6, 2 इंटू 6। अगर मैं कहूँ कि इसका मास निकालो तो इसका मास कैसे निकालोगे? सिग्मा इंटू एरिया। तो तुम कैसे निकालोगे? सिग्मा, एरिया कितना है? 2 इंटू 8, 2 इंटू 8। तो हमने क्या किया कि इस जो पॉइंट है, ये पॉइंट रखा जिसका नाम रखा है 1। क्या रखा है? इस पॉइंट का नाम रखा है 1। इसका मास पता है कितना है? 16 सिग्मा। और ये इसका नाम रखा है 2। इसका मास हमारे पास कितना है? 12 सिग्मा। हमारे पास मास आ गया है। इसका मास है 16 सिग्मा, इसका मास है 12 सिग्मा। अब हमें इसका क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास, मतलब वो पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालना है CM। तो CM अगर निकालो तो किसी न किसी के रेफरेंस में निकालो, किसी न किसी रिस्पेक्ट में निकालोगे। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ ओरिजिन मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जैसे मान लो इतने पॉइंट थे, इन 2 पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? जैसे देखो यहाँ से लेके 1 4, इन दोनों पॉइंट की दूरी है 4 मीटर। एक पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट। हम ओरिजिन कहीं भी मान सकते हैं, यहाँ मान सकते, कहीं मान सकते, लेकिन जनरली जो मानते हैं वो हम एक के ऊपर ओवरलैप करते हैं। मतलब मैंने यहाँ ओरिजिन माना है तो ये बाई एक्सिस बनेगा, ये एक्स एक्सिस बनेगा, बाई एक्सिस एक्स एक्सिस। क्लियर? कोई दिक्कत? एक्स एक्सिस हो गया है, ये हो गया है बाई एक्सिस। इसके पॉइंट हैं 0,0 और इसके पॉइंट हैं 0,4, 0,4। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो तुम्हें नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि XCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? M1 X1 M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2। देखो M1 की वैल्यू कितनी है? 16 सिग्मा इंटू X1 की वैल्यू 0 प्लस 12 सिग्मा इंटू 0 अपॉन M1 प्लस M2। तो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। अब बाई CM की वैल्यू हमें पता करनी है। तो M1 की वैल्यू 16 सिग्मा, बाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 प्लस M2 की वैल्यू 12 सिग्मा, X2 की वैल्यू कितनी है? 0 है। और क्या? 16 सिग्मा प्लस 12 सिग्मा। देखो 16 सिग्मा इंटू 4 अपॉन 28 सिग्मा। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो, तुम्हें आंसर जो देखने को मिलेगा वो आएगा, जो तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा वो आएगा 2.71 मीटर। क्या आ जाएगा? 2.7 मीटर। इसका मतलब है कि इस पॉइंट से 2.71 मीटर जाओ। कहाँ जाओ? 2.71 मीटर जाओ तो कम से कम तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। तो मतलब जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट हैं 0,2.71 मीटर। 71 मीटर तो अपन बाद में रखते रहेंगे। तो अगर हम इस फिगर में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से 2.71 मीटर ऊपर जाओ। कहाँ जाओ? तो कुछ यहाँ आ जाएगा। तो मतलब
इस पॉइंट पे है सेंटर ऑफ मास। ये जो पॉइंट दिख रहा है ये सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब है कि अगर तुम इस पॉइंट पे तुम अगर ऐसे उंगली पे टी खड़ी करोगे ना ऐसे, तो पूरी टी ऐसे ऐसे हाथ पे ऐसी आ जाएगी, वहाँ कुछ पूरा समझ में आ जाएगा वहाँ से। अब एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि वो क्या कहते हैं, देखो जैसे मान लो ये कोई सर्कुलर चीज़ थी, क्या थी ये, कोई एक सर्कल था, उसमें से हम इतना सर्कल क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, इतना ही सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास इतना सा पार्ट बचा है। क्या होता है, इतना सा पार्ट बचा है। तो अभी बोलते हैं इस फिगर का तुम क्या निकाल के दो, सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लो जो आर बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस है 18 सेंटीमीटर, छोटा वाला आर है उसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए तो यहाँ हम कहीं मतलब 28 मान लेते हैं और ये 21 मान लेते हैं। मान लो यहाँ फिगर एग्जैक्ट नहीं बना है, कोई बात नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक 28 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 21 है। इसका नाम रख देते हैं C1, इसका नाम रख देते हैं C2। अब इस फिगर का हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास। काफ़ी आसान है, बिल्कुल नहीं घबराना। इस फिगर का हम एरिया क्या मानेंगे, देखो सिग्मा मास अपॉन एरिया, मतलब ये पूरा यूनिफॉर्म था उसमें से इतना था। तो अगर हम कहेंगे इस फिगर का एरिया कितना है इस पूरे बड़े वाला सर्कल का, ये सोच के चलते हैं कि अभी बिल्कुल रिमूव नहीं किया अपने पास, अभी ये ऐसा सर्कल है। इसका अगर एरिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मास निकालोगे सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और ये वो सर्कल है जो अपन ने रिमूव कर दिया है। तो अगर मान लो कितना रिमूव किया हमने, तुम कहोगे मास सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। कन्फर्म, कोई दिक्कत कोई समस्या हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तो हमने मान के चले हैं कि ये हो गया है C1, ये हो गया है C2। इन दोनों के बीच की दूरी है 7 सेंटीमीटर। इसका जो मास है उसका ये है, आर की वैल्यू अपन सिंपल सी रख देंगे, तो 28 इंटू 28, देखो सिग्मा पाई आर स्क्वायर। कन्फर्म, इतनी चीज़ कन्फर्म हो गई है। इसका हम क्या रखेंगे, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, यहाँ रखोगे सिग्मा पाई 28 इंटू 28, ये तो सिंपल से कैलकुलेशन है, पाई 21 इंटू 21। मतलब हमारे पास ये C1 और C2 है। इसका मास है सिग्मा पाई 28 का स्क्वायर, इसका मास है सिग्मा पाई 21 का स्क्वायर। अपने पास ये 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट आ गए हैं। इन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट का तुम्हें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जहाँ भी बात चलती वहाँ कोई ना कोई रेफरेंस की बात होती है। अब देखो डिपेंड तुम पे करता है कि तुम कहीं भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो। तुम रेफरेंस पॉइंट यहाँ मान सकते हो, ये मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तुम रेफरेंस पॉइंट यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी कहीं भी मान सकते हो। लेकिन जनरली हम एक पॉइंट इस पे मानते हैं ताकि एक चीज़ को हम आसान कर दें। तो मान लो इसी पॉइंट पे हम क्या हो गए हैं, खड़े हो गए हैं यहाँ से। तो हमने क्या कहा है कि ए, तो को ए रहे 0,0 और 7,0। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो एक्स कैसे निकाल लोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 और अपॉन टोटल मास। बाई CM कैसे निकालोगे, m2 m1 y1 m2 y2 अपॉन टोटल मास। देखो अब हम करते हैं छोटा सा चमत्कार। XCM m1 की वैल्यू कितनी है, हम कहेंगे, तुम कहोगे पाई सिग्मा 28 का स्क्वायर। हम कहेंगे x1 की वैल्यू, तुम कहोगे 0।
हम कहेंगे अच्छी बात है। M2 देखो पॉजिटिव में है तो 7,0 है। अगर इस डायरेक्शन में होता अगर मान लो तो हम लेते हैं -7,0, लेकिन इस पॉइंट के बाद इसके इस साइड है ना, तो हम लेंगे क्या, प्लस का। M2 की मास कितना है, पाई सिग्मा 21 का स्क्वायर इंटू 7। अब देखो बचवा लोग, टोटल मास कितना है, सबसे पहले दिमाग लगाओ कि टोटल मास कितना है। टोटल मास है कि इतने बड़े में से इतना छोटा माइनस करना है, तो पाई सिग्मा 28 का स्क्वायर माइनस पाई सिग्मा 21 का स्क्वायर। तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा 22 cm तो 0 आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमने सिंपल सा क्या देख लिया, अभी हमने देख लिया है कि देखो 22 cm तो जो 0 आ रहा है, और XCM की जो वैल्यू है सिग्मा पाई 28 का स्क्वायर इंटू 0 प्लस सिग्मा पाई 21 का स्क्वायर इंटू 7, क्योंकि कुछ ऐसे ही था ना कि ये और ये इसका जो मास था उसका मास मान लिया था हमने सिग्मा पाई 28 का स्क्वायर, इसका पॉइंट हमने मान लिया था सिग्मा पाई 21 का स्क्वायर। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर थी, तो ये 0,0 मानोगे तो ये 7,0 हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि हर कुछ बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ लिखने थे टोटल मास, तो ये तो पूरा 0 सिग्मा पाई 21 इंटू 7, टोटल मास कितना है सिग्मा पाई 28 का स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई 21 का स्क्वायर, सिग्मा पाई 21 इंटू 7, सिग्मा पाई कॉमन लोगे 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, 21 इंटू 7 28 माइनस 21, 28 प्लस 21, इसको जब तुम पूरा सॉल्व करके लाओगे तो आएगा 9 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। इसका कहने का मतलब ये है कि जो तुमने पॉइंट लिया है यहाँ से तुम 9 सेंटीमीटर पे आ जाओ, मतलब 9,0 पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो अगर ये मान लो ये बड़ा सर्कल था, इसके अंदर छोटा सर्कल था, तो देखो इसके अंदर छोटा सर्कल था, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर ये इसको मानते हैं, रफली डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का 28 था, यहाँ से लेके यहाँ तक का 21 था, तो यहाँ से 9 आ जाओ यहाँ तक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पता कितनी हो जाएगी। देखो इस जगह से लेके इस जगह की दूरी है 9, और अगर 28 में से तुम 9 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 19, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 19 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 9 सेंटीमीटर। ये जो पॉइंट आएगा वो होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस फिगर। मुझे उम्मीद है यहाँ तक कि तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहे तो कमेंट्स में लिख देना, कुछ अच्छा लगे वो भी कमेंट्स में लिखते जाना। अगर मेरी हेल्प करना चाहते तो कम से कम 3 फ्रेंडों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, कम से कम 3 जगह वीडियो ज़रूर शेयर करें। और जो भी, मैं भी इंसान हूँ, हर कोई इंसान है, गलतियाँ होती रहती हैं, अगर बीच में कोई गलती हो तो बता देना, मैं उसे करेक्ट कर दूँगा, जो भी दिक्कत होगी मैं सॉल्व कर दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहो, जो भी डाउट्स कन्फ्यूजन आए तो सेंड करते रहो।